वह हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त के संबंधित यह पाठ है। सबके दद्दा। यहाँ मैथिली शरण गुप्त, इनका नाम तो आपने सुना होगा। विष्णु प्रभाकर नामक हिंदी साहित्यकार ने यह पाठ लिखा है। यह पाठ संस्मरण शैली में लिखा गया है। गद्य का एक विशिष्ट शैली है वह संस्मरण शैली। संस्मरण शैली क्या है? अर्थात कवि किसी एक घटना या किसी एक व्यक्ति के बारे में याद करके स्मरण संस्मरण अर्थात याद करके लिखने वाले जो लेखन है उसे संस्मरण शैली कहते हैं। विष्णु प्रभाकर को मैथिली शरण गुप्त बहुत आकर्षित लगे हैं। उनके साहित्य को देखकर, उनके काव्यों को देखकर वे मुग्ध हुए हैं। इसलिए मैथिली शरण गुप्त को उसने सबके दद्दा नाम दे दिया है। पहले विष्णु प्रभाकर के बारे में दो चार विषयों को जानने के बाद मैथिली शरण गुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विष्णु प्रभाकर हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे। हमारा यहाँ संस्मरण का लेखक है, वह प्रसिद्ध लेखक थे। इनका जन्म 21 जून सन 1912 में उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज आदि लिखे। ढलती रात और स्वप्नमयी इनके उपन्यास हैं। प्रकाश और परीक्षाएं इनकी एकांकी है। आपकी मृत्यु 11 अप्रैल 2009 में हुई। विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित सबके दद्दा एक संस्मरण है। मैं अभी बता दिया है। यह संस्मरण मैथिली शरण गुप्त जी पर आधारित है। इसमें उनके व्यक्तित्व के कोमल तत्वों को लेखक ने उजागर किया है। उजागर करना, प्रकाशित करना। अर्थात इस संस्मरण में लेखक विष्णु प्रभाकर ने क्या किया है? मैथिली शरण गुप्त जी पर आधारित व्यक्तित्व को उजागर किया है। इतना विचार तो विष्णु प्रभाकर के बारे में आप जान लीजिए। और सीधे मैं तो पाठ के विवरण के लिए आगे बढ़ूंगा। मैथिली शरण गुप्त कौन है, उनका व्यक्तित्व क्या है और उनके साहित्य का परिचय क्या है। कुछ लंबा सा पाठ है, परंतु वह बहुत आकर्षक पाठ है। मैथिली शरण गुप्त जी के हर एक पहलुओं पर विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। उनकी सामाजिक देन क्या है, साहित्यिक देन क्या है और उनका मित्रत्व कैसा है, पारिवारिक परिचय क्या है, ये सभी परिचय संस्मरण शैली में हमें दे दिया गया है। हम यह पाठ पढ़ेंगे। प्रारंभ में ही उस दिन चिरगांव से भाई चारुशीला शरण गुप्त ने लिखा था। विष्णु प्रभाकर जी अपने लेखन के प्रारंभ में लिखता है, क्या है? जब वह लिखने लगा था लेखन, तब चिरगांव किनका जन्म स्थान है? वह मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान है। भाई चारुशीला शरण गुप्त ने लिखा था, प्रथम पूज्य भैया के बिना और अब पूज्य दद्दा के बिना जीवन वह उल्लास कहाँ रह गया है। अर्थात मैथिली शरण गुप्त के भाई चारुशिला ने लिखा है। क्या लिखा है? प्रथम पूज्य भैया, उनका भैया प्रथम पूज्य, पूज्य पूजनीय, ಮೊದಲು पूजिಸಲ್ಪಡುವಂತದ್ದು प्रथम पूज्य जो भैया मैथिली शरण गुप्त के बिना अब पूज्य दद्दा के बिना जीवन
वह उल्लास, अर्थात उनके बिना, अभी वह नहीं है, उनके बिना जब वह रहता था तब जो हमें सुख या उल्लास मिलता, आज कहाँ है, आज नहीं है। कुल मिलाकर क्या है, वाक्य में बहुत अट्रैक्शन है चारुशिला गुप्त के बातों में। आज उनका भाई नहीं है, और पूज्य भाई के बिना हमारे जीवन में उल्लास ही नहीं है। इन दोनों अंग्रेजों का 50 वर्षों से ऊपर का निरंतर का संग साथ अब किसी बात रह गई है। रिक्तता ही रिक्तता अब स्वप्न जीवन में समा गई है, हर इच्छा। और उसने यह भी बता दिया है, क्या है, मैथिली शरण गुप्त के बिना रिक्तता ही रिक्तती, यहाँ क्या है, रिक्तता ही रिक्तता अब स्वप्न जीवन में समा गई है। स्वप्न जीवन में समा होना क्या है, हमें भौतिक रूप से नहीं मिलता है, भौतिक रूप से नहीं मिलता है, स्वप्न में ही, कल्पना में ही, तो मतलब है आज हमारे जीवन में वह नहीं है। और हरिच्छा अंतिम शब्द है, हरिच्छा अर्थ क्या है, भगवान की इच्छा ऐसी है, हमें सामना करना है। रिक्तता पीड़ा पैदा करती है। कृष्ण प्रभाकर जी कहते हैं, रिक्तता अर्थात खाली, एम्प्टी, रिक्तता क्या है, एम्प्टी। जीवन में पीड़ा, पीड़ा का दर्द, दुख, दुख पैदा करती है। अर्थात जब हमारे जीवन में खाली या रिक्तता रहती है तब दुख उत्पन्न होता है। लेकिन इसलिए प्रिय पात्र को पहचानने का अवसर देती है। आकाश में कई तेज पुंज नक्षत्र प्रतिभासित होते रहते हैं, लेकिन जिस क्षण कोई एक अस्त हो जाता है तभी हमें उसके होने का पता लगता है। तथा जीवन में वह महत्वपूर्ण रहता है, और जब वह खो देता है या अस्त होता है, अस्त अर्थात दूर होना, तभी हमें उसके होने का पता लगता है। तब अर्थात कन्नड़ में चाहिए तो ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಅವನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀವೋ ಆಗ ಅವನ महत्व लगता है। तो महत्वपूर्ण व्यक्ति को जब हम खो देते हैं तब हमें मालूम पड़ता है उनका व्यक्तित्व क्या है, उनका महत्व क्या है। इसके लिए वह प्रस्तावना है, अर्थात मैथिली शरण गुप्त जब थे तब उनका महत्व नहीं मालूम पड़ा, जब वह नहीं थे तब हम उन्हें मालूम पड़ा है उनका महत्व क्या है। यह रिक्तता हमारे लिए इस बात की अनुभूति है कि दद्दा क्या है, अर्थात लेखक कहता है उनका महत्व क्या है, आज हमें मालूम पड़ने लगा है। संभवतः सन 2021 की बात होगी, सन 2021 की बात होगी। आयु थी 8-9 बरस की, उनकी 8-9 बरस, 8 और 9 ईयर। गांव की पाठशाला की तीसरी कक्षा में हिंदी प्रवेशिका पढ़ता था, अर्थात उनके चिरगांव के एक पाठशाला है, स्कूल है, वही वह प्रवेशिका पढ़ता था। उसमें तत्कालीन सभी प्रसिद्ध लेखकों और कवियों की रचनाएं थी, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी की 2 कविताओं, आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, अर्थात उस कक्षा में मैथिली शरण गुप्त जी की 2 कविताएं थी, क्या है, उनमें से एक आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, और किसान ने हमें देहाती बालकों का मन सहज ही मोह लिया था। किसान और आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, ये 2 कविताएं लेखक को बहुत आकर्षित कर दिया था और उनके साथियों को। तब यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि
एक दिन इन कविताओं के लेखक से अपरिमित स्नेह पा सकूंगा। तब लेखक को नहीं मालूम था ऐसे एक महान कवि के साथ वह ಸ್ನೇಹ ಪಾ सकता है। ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಮಿತವಾದ ಕವಿಯನ್ನು ಇವ ಸ್ನೇಹ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಎಂಬ कल्पनेಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। उसने कल्पना तक भी नहीं किया, परंतु वह कविताएं उन्हें बहुत आकर्षित हुई थी। समय बीतता गया, समय बीतता गया और दूरी बढ़ती गई। किनकी? माइकल शरणगुप्त और विष्णु प्रभाकर की दूरी बढ़ती गई। भारत भारती और साकेत के कवि की यश की गूंजी ही मुझ तक पहुंचती थी। दैहिक रूप से वे दूर थे, भौतिक रूप से वे दूर थे, परंतु उनके द्वारा लिखित दो काव्य संग्रह क्या है, एक भारत भारती और साकेत, उनके कानों में गूंज रही थी। जयद्रथ वध की सुभद्रा तथा यशोधरा के कारण आंतरिक परिचय सघन हो रहा था। तभी सासा हिंदी साहित्य सम्मेलन के काशी अधिवेशन के अवसर पर उनको साक्षात देखा। कवि ने अर्थात विष्णु प्रभाकर ने मैथिली शरण गुप्त को कब देखा है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन काशी में या काशी के अधिवेशन में उसने उनको देख लिया। साक्षात देखा है, भौतिक रूप से देखा है। वह दूसरे दिन आए थे, सहसा अतः अधिवेशन के दूसरे दिन आए थे। सहसा आ गए की ध्वनि उठी। वह काशी अधिवेशन में कृष्ण प्रभाकर जी बैठे हैं, सभी लोग कहने लगे। क्या कहने लगे हैं? आ गए बंदरो बंदरो की ध्वनि उठी और उत्सुकता से हम सभी एक और लपक चले। मैंने कोशिश की पर पहचान न पाया कि वह आने वाले कौन है। साहित्यकार विष्णु प्रभाकर भी उठता है और देखता है कौन है वही, परंतु सहसा तक्षण विष्णु प्रभाकर को भी नहीं मालूम पड़ा। क्या? उनको पहचान। किनको? मैथिली शरण गुप्त को। और यशपाल भाई ने कहा मैथिली शरण गुप्त जी आए हैं। अष्टवर्गीय यशपाल जी, वह भी हिंदी साहित्य के एक साहित्यकार है। वह कहता है देखिए मैथिली शरण गुप्त आए। उछक कर देखा, उछक कर देखता है कौन से हैं गुप्त जी, यार हो गुप्त जी, अभी तक उसने नहीं देखा था। होदा गुप्त बन रहा यार हो दो। इस तरह वह विचार करके देखने लगा। यह मारवाड़ियों जैसा लाल पगड़ी वाले, अंगरखा धोती पहने, गले में दुपट्टा डाले, हाथ में छड़ी लिए, यह तो नीरे मारवाड़ी लाल जी लगते हैं। अर्थात विष्णु प्रभाकर उनको देखते समय मैथिली शरण गुप्त कैसे थे, उनका पहनवा क्या है, ड्रेस कैसा है, वह कहता है कि लाल पगड़ी वाले, उनकी पगड़ी तो पेटा तो लाल थी, अंगर का धोती पहने, अर्थात अंगर का अर्थात लंबा कुर्ता और धोती पहन लिया है, गले में दुपट्टा डाले, शाल हाकिದ್ದಾನೆ और हाथ में छड़ी है। ऐसा एक व्यक्तित्व को विष्णु प्रभाकर देखता है। देखते समय मारवाड़ी लाल जी के समान दिखाई देता है। यह यशोधरा और साकेत के कवि नहीं हो सकते हैं कि सहसा यशपाल जी बोले देखते हो दाढ़ी मूंछ साफ है। तो अरे यह दाढ़ी मूंछ रखते थी, अब साफ करा दी है। अर्थात वे पहले दाढ़ी मूंछ रखते थे
परंतु आज उसने क्या किया है, साफ कर दिया है। तब जिसे देखा वही दाढ़ी मूंछ की चर्चा करता था। अर्थात वे देखते हैं चारों ओर, तब क्या हुआ है, क्या हुआ है, दाढ़ी मूंछ के संबंध में चर्चा होने लगी। गट्टे तुम इसे तो रोड खुदालुआ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು, इस तरह चर्चा करने लगे, मानो वह कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना हो। प्रथम दृष्टि में वह मेरी कल्पना के कवि के बहुत दूर रहे, लेकिन जैसे ही प्रथम मिलन का आवेग दूर हुआ तो मेरी शंकाएं जैसे घुलने लगी। देखिए, बहुत पहले पहला कल्पना के कवि के बहुत दूर रहे, लेकिन जैसे ही प्रथम मिलन का आवेग दूर हुआ तो मेरी शंकाएं, शंका अर्थात संदेह, डाउट, उनका डाउट दूर हुआ और पाया कि यह व्यक्ति रूप रंग और पोषक में इतना भारतीय है कि यही भारत भारती साकेत और यशोधरा लिख सकता है। उनका पोषक देखकर, पोषक अर्थात पहन, ड्रेस, वह एक कच्चा भारतीय व्यक्ति है और इस तरह का लेखन वह लिखने योग्य है। कौन सा लेखन है, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, ये तीन महाकाव्यों को लिखने योग्य कवि, उनका व्यक्तित्व देखकर ही विष्णु प्रभाकर ने समझ लिया। इसके नेत्रों में मस्तिष्क की रेखाओं के बीच और चेहरे की गठन पर साधन की ज्योति अंकित है। विश्वास हो गया कि बचपन में जो किसान पर कविता पढ़ी थी उसके प्रणेता यही है। अभी उन्हें विश्वास हुआ, बाल्यकाल में जो उसने किसान कविता पढ़ी है वह किसान वाही है, कल समझकर विश्वास होने लगा विष्णु प्रभाकर को। वो प्रथम मिलन प्रणाम तक ही सीमित रहा, अर्थात केवल प्रणाम अर्थात नमस्कार करके लिख लिया और उन्हें कुछ नहीं कर सका। दूर से देखकर ही तृप्त पा सका, पास देखने पर अवसर मिला। जनवरी 1941 1941 में लेखक के नाते थोड़ी बहुत स्वीकृति पा चुका था। वह थोड़ी नहीं, थोड़ी होना चाहिए, थोड़ी बहुत स्वीकृति पा चुका था। उसे अधिकार से साहित्य तीर्थयात्री के रूप में घूमता घूमता एक दिन चिरगांव जा पहुंचा। अर्थात उस दिन अधिवेशन में वह नहीं बातें कर सका और कुछ दिन के बाद घूमता घूमता विष्णु प्रभाकर काशी में मैथिली शरण गुप्त जी से मिलने के लिए गए। रात के 2 बजे, रात के 2 बजे उनके स्टेशन पर उतरा था, स्टेशन पर उतरा था। शेराम शरण जी आए और उसके बाद आतिथ्य आत्मीयता का जो क्रम चला उसने मुझे आतंक की सीमा तक विभोर कर दिया। मैत्री शरण शरण जी की शिशु सुलभ चपलता, स्नेहिल आत्मीयता और वैष्णव जनोचित विनम्रता को देखकर ऐसा लगा जैसे मानवता वहां सचमुच ही साकार हो गई है। अर्थात विष्णु प्रभाकर से जिस तरह वह बर्ताव करता है, जिस तरह आत्मीयता दिखाता है, किस तरह स्नेह दिखाता है, तब उन्हें लगा है वह एक सच्चा आदमी है और वह एक मानवतावादी है। यह विचार समझ में आई। साहित्यकों के बारे में शायद धारणा है कि वे कहीं ना कहीं असाधारण होते हैं। सामान्यतः पर सामान्यವಾಗಿ साहित्यकार असाधारण व्यक्ति होते हैं, गंभीर व्यक्ति होते हैं, परंतु मैथिली शरण गुप्त साधारण व्यक्ति थे, गंभीर नहीं थे। प्रथम दृष्टि में दद्दा के पास कहीं भी असाधारण दिखाई नहीं दी। ನೋಡಿ, ಅವನಲ್ಲಿ
ಅಸಾಧಾರಣತೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ लेकिन एक स्नेही परिजन की आकुलता के साथ साथ कुशल व्यापारी की बौद्धिक सजगता और सरल विनम्रता के साथ साथ करके बड़े के गौरव की रक्षा क्या यही अपने आप में असाधारण नहीं है। वह परम धार्मिक थे। मैत्री शरण गुप्त परम धार्मिक थे और वह धार्मिकता उनके चारों ओर दायरे और रेखाएं खींचने में कभी समर्थ नहीं हो सकी। वह इतने निचले थे कि मुक्त कंठ से हंसते उन्हें देर नहीं लगती थी। अर्थात मुक्त कंठ से वे हंसते थे। उनकी दृष्टि में अपरिचित अपरिचित से अभय था। अपरिचित से अभय था। उनकी हंसी में आत्मीयता का आलोक था। कुछ ऐसा संतुलन था उनके जीवन में कि वह सहज ही किसी चरम सीमा पर नहीं पहुंचते थे। उष्णता और शीतलता उनके जीवन में इस प्रकार ओतप्रोत थी जैसे विद्युत में धनात्मक और ऋणात्मक तार, विद्युत में धनात्मक और ऋणात्मक जो तार रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसी तरह इनका व्यक्तित्व है। यह आस्था जन संयम ना तो उनकी विषाद में ज्वर आने देता था, ना ही हर्ष में। सियाराम शरण की मृत्यु के बाद देखता रह गया। विषाद की छाया तक उनके व्यवहार में नहीं थी। विषाद का रेखाएं तक उनके व्यवहार में नहीं थी। शोक का उन्होंने जैसे अपने अंतर में नीलकंठ के समान सहेज कर रखा लिया था। अर्थात मन में इतना शोक रख लिया था, वह बाहर नहीं दिखा सकता। किस तरह है? नीलकंठ। नीलकंठ कौन है? ईश्वर। ईश्वर के कंठ में क्या है? नीलपन है। अर्थात इसी तरह उसने विष को अपने कंठ में रख लिया था, वह बाहर नहीं उगल सकता है। उसी तरह आज जो दुख अंदर रहा तो भी वो बाहर दिखाई नहीं देता था। और उर्दू की एक प्रसिद्ध लेखक संवेदना प्रकट करने आए तो उन्होंने नए तुले 2-4 शब्दों में जवाब देकर उस बात को वहीं समाप्त कर दिया, मानो कहा हो 50 वर्ष के उस साथी के बिच्छों की वेदना को तुम्हें कैसे समझा पाऊंगा, उसे मूक ही रहने दो। उनका पारिवारिक जीवन ऐसे न हो जाने कितने अवसादों विषादों का समूह था। उसी ने तो उनकी दृष्टि को निश्चल हंसी। उर्दू के एक प्रसिद्ध लेखक संवेदना प्रकट करने आए तो उन्होंने नापे तुले 2-4 शब्दों में जवाब देकर उस बात को वहीं समाप्त कर दिया, मानो कह हो 50 वर्ष के उस साथी के बिछोह की वेदना को तुम्हें कैसे समझा पाऊंगा, उसे मुख ही रहने दो। उनका पारिवारिक जीवन ऐसे ना जाने कितने अवसादों विषादों का समूह था। उसी ने तो उनकी दृष्टि को निश्चल हंसी की दीप्ति दी थी। यह साधना से अर्जित समय ही क्या असाधारणता नहीं है? क्या तिलक कंठधारी राम भक्त राष्ट्र कवि का अस्तित्व ही अपने आप में असाधारणता नहीं है? इसी असाधारण गुप्त जी को मैंने अपने कमरे में लिखते देखा, ताश खेलते देखा। लेखक विष्णु प्रभाकर ने गुप्त जी को लेखन लिखते देखा है उनके कमरे में। ताश स्पिट खेल है ना,
वह खेलते देखा, गप्पे मारते देखा। गप्पे क्या है? और हरटे ಹೊಡೆಯುವುದು। तो गप्पे मारते देखा, चाय पीते पिलाते देखा है। वह पीते हैं और दूसरों को पिलाते हैं। और वहीं सोते देखा, अर्थात अपने मित्र मंडल के साथ सोता था। गांव की पाठशाला सा वह कमरा, जिसकी छत टेढ़ी मेढ़ी बल्लियों पर खपरेल सी छाई थी। बाहर तुलसी और फूल गाछ थे। वर्षों बाद रूस जाकर ताश्टाई और गोर्की के भवनों को भी देखा। उनमें वही अंतर था जो रूस और भारत में हो सकता है। भारत जो तपोवनों का भारत था, ना जाने किस दिन उनका यह कमरा तीर्थ बनेगा। उनकी एक वस्तु को विशेषकर उन स्लेटों पर जिन पर अनेक काव्यों ने जन्म दिया। इस तरह का व्यक्तित्व वाला जो मैथिली शरण गुप्त है, उनका परिचय विष्णु प्रभाकर जी हमारा संस्मरण में दे रहा है। और मैथिली शरण गुप्त का व्यक्तित्व परिचय क्या है, सबका गद्दा कैसा होता है, उनका परिचय हम बाद में पढ़ेंगे। छात्रों, आपके लिए परीक्षा तो 5 जुलाई से प्रारंभ होगी, 5 जुलाई से प्रारंभ होगी फर्स्ट इंटरनल एग्जामिनेशन। आप परीक्षा की तैयारी कर लीजिए। आपको टाइम टेबल तो हमें ऑनलाइन में भेज दिया है या आपके व्हाट्सएप में हमने भेज दिया है, वह देख लीजिए, परीक्षा की तैयारी कर लीजिए और घर में ही बैठकर अपने आरोग्य के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में विचार कर लीजिए। जीवन में आरोग्य ही प्रधान है। देखेंगे हम अगले पीरियड में मैथिली शरण का परिचय और आगे कैसा है, ये सभी जानकारी हम अगले पीरियड में देखेंगे। आज मैं यह पाठ समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।